तो हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऑन सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स, नॉट कंडक्टर, सिलिंड्रिकल मटेरियल्स। तो बच्चों इस टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में हम लोग बोले थे कि गॉस लॉ का और भी बहुत सारा एप्लीकेशंस करेंगे। तो अभी गॉस लॉ का एप्लीकेशंस आगे कंटिन्यू होगा। तो देखिए इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक का नेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। बच्चों हमारे पास एक बड़ा सा एक शीट, प्लेन शीट है जिसके थ्रू जो कि चार्ज्ड है, जो क्या है बच्चों, चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है बच्चों, प्लेन शीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों इसके वजह से प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P क्या होगा वही हम लोग देखेंगे। एट ए पॉइंट P क्या होगा वही हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हमें ऐसा एरिया कंसीडर करना है, गॉसियन सरफेस हमें कुछ ऐसा कंसीडर करना है बच्चों जिस केसेस में मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, सो दैट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 एंड मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो बच्चों ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी सेम इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन चार्ज शीट के कोई भी एक पॉइंट पे आप ले लो बच्चों, उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और दूसरी बात, हमको ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना है बच्चों जिस गॉसियन सरफेस की वजह से मेरा डी और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों इसके वजह से प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब मान लो कि ये मेरा शीट ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से चार्ज प्लेन, ये जो मेरा जो प्लेन है ना वो बहुत ही पतला एक पर्दा है, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखा है। तो बच्चों ये बताओ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो इस तरफ ही होगा, इस तरफ भी होगा। क्योंकि मान लो आपके पास एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर चार्ज है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो दिशा में निकलेगा, बाकी सब तो चार्ज है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका फील्ड लाइंस वुड बी पैरेलल। तो पैरेलल मतलब आइदर दिस साइड भी हो सकता है, आइदर दिस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड में से कोई भी एक साइड हो सकता है बच्चों। दैट इज व्हाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा कुछ ऐसा, कुछ इस दिशा में भी होगा बच्चों, अब इस दिशा में भी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है, तो हमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। क्यों? हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के लिए मान लो ये छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया पे जितना चार्ज है उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे। तो बच्चों उस चार्ज के वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा बच्चों वही हम निकालेंगे। तो वो क्या होगा, तो बच्चों उसके लिए हम लोग एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर करेंगे। तो सिलेंडर ऐसा लेंगे बच्चों क्योंकि सिलेंडर का एक मुंह इस तरफ और दूसरा मुंह ऑपोजिट डायरेक्शन पे सेम तरफ हो, मतलब
अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऐसा रखा हुआ है बच्चों, ऐसे रखा हुआ है, तो एक सिलेंडर का मुंह इस तरफ होगा, एक सिलेंडर का मुंह इस तरफ होगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रहा है, इसीलिए हमको दोनों तरफ ही सिलेंडर चूज करना है। और सिलेंडर चूज करने समय एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो P पॉइंट होगा उस P पॉइंट का डायरेक्ट P पॉइंट मस्ट बी रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आउटर सरफेस मतलब कौन सा? प्लेनर, आउटर प्लेनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, आउटर प्लेनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर ये P पॉइंट मस्ट रिसाइड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बात बताओ, ये सिलेंडर का हाइट, मान लिया कि मैंने सिलेंडर का लेंथ है मेरा, अब हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करना है। सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कितना होगा बच्चों, वही हमें देखना है। तो बच्चों ये जो आप सिलिंड्रिकल आप देख पा रहे हो कि इसका एरिया वेक्टर क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ये जो प्लैनर सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। बट बच्चों ये जो सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर का, उसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ और इधर इस तरफ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो उसके परपेंडिकुलर। दैट इज व्हाई प्लैनर सरफेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। फ्लक्स विल बी जनरेटेड ड्यू टू द एरिया इन टू सर्कुलर टू प्लैनर सरफेसेस। प्लैनर सरफेस की वजह से मेरा एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मेरा सर्कुलर सरफेस की वजह से नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो बच्चों एक चीज बताओ कि फाई नेट क्या होगा बच्चों। फाई नेट, इसको अगर नाम दे दिया फाई 1, इसका नाम दे दिया फाई 2, इसका नाम दे दिया फाई 3, इसका नाम दे दिया फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। उनमें से बच्चों फाई 1 की वजह से मेरा फ्लक्स, फाई 1 फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों फाई नेट क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो कि इसका एरिया है A, इसका एरिया अगर A है, इसका एरिया भी A है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, E इंटू A, क्योंकि E और A सेम डायरेक्शन पे, E इंटू A। और E मैंने बोला था कि सिलेंडर का हर एक पॉइंट पे, मतलब इस चार्ज शीट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो बच्चों उन केसेस में, एक चार्ज शीट है, चार्ज शीट के केस में जाओगे बच्चों, एक चार्ज शीट है, इसके इससे इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट पे जाओगे, देखो ये प्लैनर सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक ये चार्ज शीट है, दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैरेलल ये जो चार्ज शीट है ना, इसके वजह से इस जो प्लैनर सरफेस है इसका कोई भी पॉइंट ले लो, उस सब पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम आएगा। क्यों होता है, क्योंकि ये एक प्लैनर, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए बच्चों कोई भी एक प्लैनर सरफेस ले लो, थोड़ी सी दूर पे एक प्लैनर सरफेस ले लो, उस प्लैनर सरफेस के लिए वो प्लैनर सरफेस होता है, इस शीट ऑफ चार्ज के लिए वो हो जाता है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर होता है, एक लाइन चार्ज के लिए होता है मेरा सिलेंडर, वैसे ही एक प्लेन ऑफ शीट चार्ज के लिए होता है एक दूसरा प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मतलब उस प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज के लिए, चार्ज के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जैसे मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर्स में कि E डॉट A हो गया। एक्चुअल में गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA मेरा फॉर्मूला है। तो अभी बच्चों मेरे पास फॉर्मूला आ गया E इंटू है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली cos थीटा इक्वल्स टू 1 एंड E कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA आ गया A। तो बच्चों इस केस के लिए मेरा इंटीग्रेशन हो गया, फ्लक्स का वैल्यू हो गया E इंटू A, और इस फ्लक्स के लिए भी मेरा इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा बच्चों E इंटू A। तो बच्चों फाई नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू E इंटू A। फाई नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू E इंटू A। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई नेट इक्वल्स टू कितना, फाई नेट इक्वल्स टू कितना, Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि ये सरफेस के ऊपर पूरी तरह से रह चुका है। मान लो कि एक चार्ज किधर है बच्चों, ये है मेरा एरिया, क्या है बच्चों, मेरा एरिया कितना है A, और ये एरिया कितना है बच्चों, ये एरिया मतलब जो सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया कंसीडर किया बच्चों। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा ना, हमें इस पॉइंट पे देखना है और इस पॉइंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस प्लैनर सरफेस पे देखना है। तो बच्चों ये एरिया और ये एरिया मेरे बराबर है,
दैट इज वाई जो क्यू नेट आएगा बच्चों होगा सिग्मा इंटू ए बाई इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू ए बाई इप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा चार्ज किधर था? चार्ज था इसके ऊपर, बाकी सरफेस में क्या है मैं कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बड़ा बड़ा इनफाइनेटली लॉन्ग चार्जेस, इसीलिए हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इसीलिए ए पॉइंट पे बच्चों क्या हुआ है, Q0 मैंने सिर्फ इस सरफेस में जितना भी चार्ज है उसके लिए मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या जनरेट हुआ ये बी पॉइंट पे वही हमें निकालना है, बाकी चार्जेस के लिए नहीं निकाला। तो अगर इसका एरिया ये है तो इसका एरिया भी ये होगा, इसका एरिया भी ये होगा। तो एक इसका एरिया है बच्चों, जो सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया है ए, उसका एरिया है ए, हमने उसको ए लिया तो ए इंटू ए टू ए हो गया। अब बच्चों इसका चार्ज किधर है बच्चों? चार्ज इस पॉइंट के ऊपर है। ये जो मान लो कि एक मेरा चार्ज शीट है उसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर को खोद के नीचे की तरफ भी लेके गया। तो बच्चों उस जो पॉइंट पे जो मेरा जिस पॉइंट जो गोल सिलेंडर के ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज के ऊपर जो एक सर्कुलर एरिया मुझे मिलेगा उसके ऊपर ही ऑल चार्जेस रिसाइड। तो बच्चों उसका एरिया कितना है? उसका एरिया है ए, उसका एरिया ए है। तो मेरा सरफेस चार्ज जैसे लेना कि लाइन चार्ज जैसे लेना है बच्चों? सरफेस चार्ज जैसे लेना है, क्योंकि सरफेस चार्ज जैसे सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा बच्चों? जो भी चार्ज टोटल सरफेस के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर एक लाइन के ऊपर रहता है तो क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब पूरा सरफेस के ऊपर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो बच्चों हम दोनों को इक्वेट करके कह सकते हैं कि 2e into a इक्वल्स टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और e हो जाएगा बच्चों सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। e हो जाएगा मेरा बच्चों सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो हमने बच्चों 2 इप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? क्योंकि हमने दो सिलेंडर कंसीडर किया। और आपने दो सिलेंडर क्यों कंसीडर किया बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ ही है। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए चार्ज के वजह से इस तरफ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरफ भी होगा, क्योंकि मान लो कि छोटा सा एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, तो वो तो कोशिश करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक इस तरफ भी फील्ड लाइन भेजेगा और इस तरफ भी फील्ड लाइन भेजेगा, दोनों तरफ भी फील्ड लाइन भेजेगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। तो बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए हमें इस पॉइंट के लिए बच्चों हमें सिलेंडर का इस साइड पे तो सिलेंडर लेना ही पड़ा, और साथ साथ इस साइड में भी हमें सिलेंडर को लेना पड़ा था, क्योंकि हमने अगर कोई भी एक अगर ये पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है Q, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो हमें इस डायरेक्शन पे भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। ये है गॉसियन सरफेस का खासियत। गॉसियन सरफेस से कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो गॉस लॉ से निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चों ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट वैलिड फॉर कोई भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लो, बट इट शुड बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब आपको जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा एक सरफेस लेना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है बच्चों। इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस के लिए आपको चाहिए सिर्फ आपको, अगर मेरे पास एक ये छोटा सा भी इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज है और बच्चों एक पॉइंट P है बहुत करीब, पॉइंट P है मेरे पास बहुत करीब, तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट P पॉइंट के रेस्पेक्ट में बच्चों प्लेन शीट ऑफ चार्ज एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों अगर मेरा को जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट और प्लेन शीट ऑफ चार्ज दोनों के डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो उस केस में भी हम इनफाइनाइटली लॉन्ग ये शीट ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपैरेंटली और रिलेटिवली उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मान लो कि सन के आप बहुत करीब जाओगे तो सन को अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग देखोगे ना, वैसे भी अगर एक छोटा सा चींटी को एक बड़ा सा एक पेपर के सामने रख दोगे, बहुत करीब रख दोगे, तो चींटी उसको क्या देखेगा? उसको एक बहुत बड़ा सा चीज देखेगा। वैसे ही इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए आपको इनफाइनाइटली बड़ा शीट लेने की जरूरत नहीं है, उसके बहुत सामने, बहुत पास, बहुत करीब एक पॉइंट को रख दो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो, उसका फॉर्मूला सेम आएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, इस वीडियो पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना होता है, सिंगल लेयर, उसके फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो बच्चों क्या किया था हमने? बेसिकली एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सिलिंड्रिकल शीट ऑफ चार्ज लिया था which is uniformly distributed था चार्जेस, that is why fields are also uniform इलेक्ट्रिक फील्ड था, that is why field lines were parallel to each other,
एंड उधर क्या होता बच्चों, उससे छोटा सा p डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, जिसका वैल्यू आया था बच्चों सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। आपको पता है तो सिंगल लेयर के केसेस में मेरा होता है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस p पे फ्री फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट से p डिस्टेंस के दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है बच्चों सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों को हमने वीडियो बना के और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे होता है, क्योंकि हमने सिलिंड्रिकल सरफेस लिया था। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चंस का थोड़ा सा एक्सटेंशन अभी हम देंगे। क्या देंगे कि इस क्वेश्चंस को हमने गॉसियन सरफेस लिया था, सिलेंडर लिया था ना, गॉसियन सरफेस सिलेंडर। तो बच्चों आपको ये दिखाना है बच्चों कि सिलेंडर के जगह अगर कोई भी दूसरा सरफेस लेके सेम कैलकुलेशन करके दिखाओ। कौन सा गॉसियन सरफेस लेके हम उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को आप लोग मुझे होमवर्क पे तौर पे मुझे बताओगे। वो होगा कल का क्वेश्चंस का एक्सटेंशन। तो बच्चों अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट व्हिच इज डबल लेयर, नॉट सिंगल लेयर, डबल लेयर। तो बच्चों डबल लेयर के केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए हम लोग पहले डबल लेयर वाला चार्ज शीट को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे इस चैप्टर इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बच्चों डबल लेयर के केसेस में इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज के डबल लेयर के केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकलेंगे, वही हमको इस वीडियो पे देखना है। तो बच्चों एक डबल लेयर को ऐसे 3D फिगर में हम देख सकते हो बच्चों। डबल लेयर क्या होता है, डबल लेयर मतलब क्या होता है बच्चों, इसका एक लेयर इस साइड पे जाएगा, दूसरा लेयर ऑपोजिट साइड पे रहेगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चों डबल लेयर। अब बच्चों डबल लेयर के केसेस में क्या होता है कि मान लो कि इस डबल लेयर से P पॉइंट के दूरी पे एक इस लेयर से P पॉइंट के दूरी पे बच्चों एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का टेक्निक क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों एक छोटा सा चीज, एक डबल लेयर को हम दो सिंगल लेयर का कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं ना बच्चों। मतलब ये वाला जो इस साइड पे जो लेयर था उसको हमने इधर ड्रॉ किया, ये ऑपोजिट साइड वाला लेयर को हमने इस साइड पे ड्रॉ किया और इस साइड वाला लेयर को हमने इधर ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, तो दोनों एक डबल लेयर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिंगल लेयर। तो बच्चों हमें पता है कि पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, एक डबल लेयर के केसेस में मेरा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट। कोई भी P पॉइंट किसी भी दूर पे ले लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस के ऊपर तो वेरी नहीं करना था। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इस इलेक्ट्रिक चार्ज सिंगल लेयर चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बच्चों इस तरफ भी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट 2 इप्सिलॉन नॉट, इस तरफ भी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। हम बोलते हैं एट ए पॉइंट P पे ड्रॉ करो, पर P पॉइंट पे ड्रॉ करने समय हम P पॉइंट को किसी भी जगह पे लिख सकते हो, क्योंकि मेरा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे कोई चार्ज शीट से डिस्टेंस मेंशन नहीं है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि बच्चों एक्चुअल में थियोरेटिकली अप टू इनफाइनाइट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इस सिंगल लेयर ऑपोजिट साइड वाले लेयर के लिए दोनों तरफ ही रहेगा। ये हमारा मान लो कि ये हमारा पर्दा है, पर्दा के इस तरफ भी लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, इस तरफ भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट 2 इप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ बराबर और ऑपोजिट डिस्टेंस पे। तो बच्चों इस लेयर वाले इस लेयर के लिए भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा बच्चों सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, एंड इस लेयर के लिए इस तरफ भी होगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये मेरा वैल्यू हो गया। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ एक डबल लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल लेयर्स। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने बोला था कि ये वाला साइड इसको नाम देते हैं साइड 1, इसको नाम देते हैं साइड 2, इसको नाम देते हैं साइड 1, इसको नाम देते हैं साइड 2। साइड 2 से P दूरी पे
एक p दूरी पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, साइड 2 का से p डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों साइड इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों। तो इसके लिए इस पॉइंट पे इस एक नंबर चार्ज शीट के लिए ये पॉइंट के लिए इस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, इसके वजह से P1 और इसके वजह से बच्चों P2, इसके वजह से P1 एंड इसके वजह से P2। अब बताओ 1 के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चों, मैंने ड्रॉ किया है इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो P2 चार्ज ऑफ सेकंड चार्ज शीट के लिए P पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट बाहर का कोई पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हम अगर P पॉइंट को अंदर के कोई पॉइंट ले ले, तो मान लो कि ये पॉइंट को मैंने अंदर पे एक पॉइंट ले लिया, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, EP जो डैश हो जाएगा मेरे बच्चों कि EP1 प्लस EP2 फिर से वेक्टोरिकली। पर आप देखो बच्चों इस P पॉइंट के लिए वन चार्ज शीट के लिए फर्स्ट चार्ज शीट के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट इस डायरेक्ट बट P पॉइंट पे टू सेकंड चार्ज शीट के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों ऑपोजिट। आप देख सकते हो ना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के ऑपोजिट हो गया, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नेगेटिव साइन डाल सकते हैं। तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब बच्चों थर्ड चीज करेंगे कि P डबल डैश फर्स्ट लेयर का उस साइड में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी गैप बहुत कम हो चुका है। तो थोड़ा सा इरेज करने के बाद फिर से वापस आ। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि P डबल डैश पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। तो बच्चों EP डबल डैश पॉइंट पे आप देख सकते हो बच्चों ड्यू टू EP डबल डैश 1 प्लस EP डबल डैश 2। तो बच्चों हम बोल सकते हैं क्या कि वन चार्ज फर्स्ट चार्ज शीट के लिए इसका डायरेक्शन है P डैश डबल डैश पॉइंट पे इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इस P पॉइंट डबल डैश पॉइंट पे सेकंड चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो डायरेक्शन किधर हो रहा है, इस तरफ, इस एरो को देखो इस तरफ। तो दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो बोल सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इधर से हमें देखो तीन वैल्यू हमें मिल चुका है कि बच्चों इस तीनों वैल्यू से हम देख सकते हैं P पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, P डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0 एंड P डबल डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि कोई भी डबल लेयर का कोई डबल लेयर, मान लो आपके पास द्विस्तरीय पर्दा है, मतलब डबल लेयर इलेक्ट्रिक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। तो इसके केसेस में कोई बाहर का कोई भी पॉइंट ले लो, P इधर भी ले लो, कोई इधर भी ले लो, P डिस्टेंस दूरी पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर आपको बोला जाए कि डबल लेयर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो उस केस में हो जाएगा बच्चों 0, उस केस में हो जाएगा बच्चों 0। तो बच्चों ये हमारे केस में इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को हम इतना अच्छे से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ही हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके अब जाएंगे तो एक अलग चैप्टर आ जाएगा, वो होता है कैपेसिटर। क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ बेस्ड है इसके ऊपर ही, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड लेयर को हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे, फर्स्ट लेयर को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, सेकंड लेयर को नेगेटिवली चार्ज करेंगे, तब ये कैपेसिटर के फॉर्म पे आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वही चीज करेंगे, एक डबल लेयर, देखो बच्चों इधर डबल लेयर था प्लेन शीट पर दोनों तरफ ही पॉजिटिव चार्ज था, दोनों तरफ ही पॉजिटिव चार्ज था। इस केस में अंदर था वैल्यू 0 और बाहर आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट केस में हम करेंगे एक चार्ज शीट को हम पॉजिटिव बनाएंगे, दूसरे चार्ज शीट को हम नेगेटिव बनाएंगे, तब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तीन जगह पे क्या आता है। तो बच्चों वही होता है हमारा कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी हम फिर से डबल लेयर्ड इलेक्ट्रिक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए काम कर रहे हैं।
तो बच्चों इधर क्या हो गया है, उसका एक सरफेस का लेयर पे हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डाले हैं, दूसरे लेयर पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज नेगेटिवली डाले, नेगेटिव यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इधर जो फेस को हम देख नहीं पा रहे उस पे हम पॉजिटिव चार्ज, जो फेस को हम देख पा रहे उस पे हमने नेगेटिव चार्ज डाले हैं। अब बताओ नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बट डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड था, उधर नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों मैग्नीट्यूड बढ़कर रखते हुए उसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिवली, मतलब डायरेक्शन हो जाएगा टोटल ऑपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में अगर टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमने ऐसे ड्रॉ किया। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों, पैरेलल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पैरेलल। तो बच्चों EP क्या होगा बच्चों, EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा बच्चों जिसका कॉम्बिनेशन ऑफ EP1 प्लस EP2, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज नंबर 1 एंड ड्यू टू चार्ज नंबर 2। तो बच्चों चार्ज नंबर 1 के लिए इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। देखो बच्चों P पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज फर्स्ट चार्ज शीट के वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड विद मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट P पॉइंट पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक सेकंड चार्ज शीट के लिए देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ही है, बट उसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। मतलब ये अगर मान लो कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। मतलब इसको अगर देखो बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, बच्चों ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको अगर पॉजिटिव एक्स का है तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एक्स की तरफ है तो नेगेटिव। तो आ जाएगा बच्चों इसका वैल्यू आ जाएगा 0। और बच्चों EP डैश का वैल्यू कितना होगा बच्चों, EP डैश का वैल्यू ड्यू टू EP डैश 1 दैट EP डैश 2। तो बच्चों आप बताओ कि P डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट 1 हो जाएगा बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ड्यू टू चार्ज 2 सेकंड चार्ज शीट के वजह से P डैश पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट उसका डायरेक्शन देखो सेम आ गया। अब देखो डायरेक्शन सेम आ गया, डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आ जाएगा बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों फिर से EP डबल डैश निकालते हैं इस पॉइंट पे बच्चों P डबल डैश हो जाएगा बच्चों हमारा कितना होगा, गेस करो। हो जाएगा बच्चों ड्यू टू चार्ज पेन चार्ज शीट फर्स्ट चार्ज शीट की वजह से हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सेकंड चार्ज की वजह से हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो ये एरो का डायरेक्शन देख सकते हो, एरो का डायरेक्शन ऑलवेज इस तरफ, तो हो जाएगा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो काट कूट के आ जाएगा 0, काट कूट के आ जाएगा मेरा 0। तो हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर डबल लेयर पे एक लेयर पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला है, दूसरे लेयर पे नेगेटिव चार्ज डाला है, तो इसके केसेस में हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द डबल लेयर हो जाता है बच्चों, अंडर दिस इनसाइड द लेयर हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाकी दो आउटसाइड में हो जाता है 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपेसिटर। व्हाट कैपेसिटर, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका नाम है ये दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक चीज बनाया जाता है, वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है बच्चों, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या है बच्चों, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, क्योंकि एनर्जी इज बाउंडेड इन बिटवीन द 2 लेयर्स। इसके बाहर एनर्जी लॉस 0, इसके बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से एनर्जी कैन बी बाउंडेड और स्टोर्ड इनसाइड द लेयर्स ऑफ कैपेसिटर।
तो बच्चों हमें कैपेसिटर बनाने के लिए डबल लेयर का जो दो पार्ट है इसको हमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक से जोड़ना है, क्योंकि अंदर अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो बच्चों हमारा कैपेसिटर काम नहीं करेगा। अगर इधर कंडक्टर होगा बच्चों तो चार्ज को वो एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट करा देगा। तो बच्चों कंडक्टर नहीं होना चाहिए। बीच का जो डबल लेयर का जो बीच में जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक आपको पता है सर, डाइलेक्ट्रिक दैट मस्ट बी फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। मतलब एक टाइप का मटेरियल, एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भी हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है, एक लिक्विड भी हो सकता है, एक गैस भी हो सकता है, बट उसका प्रॉपर्टी होता है इंसुलेटेड टाइप। मतलब वो कंडक्शन में चार्जेस के ट्रांसफर में मदद नहीं करता, इट एक्ट लाइक नॉन कंडक्टिंग डिवाइस, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो उसको कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का और कैपेसिटर दो पूरा अलग चैप्टर है। तो एक चीज याद रखना, अगर डबल लेयर के केसेस में बच्चों एक जगह पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे जगह पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों होता है कि बाहर पे दोनों पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर जीरो। अगर एक लेयर को पॉजिटिव कर दिया, दूसरे लेयर को नेगेटिव कर दिया, तो अंदर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और बाहर दो साइड में आ जाएगा, आउटर टू लेयर सरफेस में आ जाएगा जीरो। और इस केस को ही हम बोलते हैं कैपेसिटर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो पे बच्चों हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स एंड शेल्स। बच्चों शेल क्या होता है? शेल होता है वो चीज, अगर एक स्फीयर हॉलो है तो उसको हम बोलते हैं शेल, अगर एक स्फीयर सॉलिड है उसको हम बोलते हैं स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब हम लोग ट्रीट करेंगे सॉलिड स्फीयर। अगर स्फीयर को अंदर हॉलो है तो हम बोलेंगे उसको शेल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड शेल्स हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक में बच्चों चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। इस टॉपिक में बच्चों हमको मान के चलना पड़ेगा कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों हमारे पास चार टाइप का मटेरियल होता है, हमको बोले थे। एक होता है हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसमें से तीनों चीज जैसे कि हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों का सरफेस के आउटर सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है। किधर? एकदम आउटर सरफेस में चार्ज रिसाइड करता है। एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केसेस में चार्ज रिसाइड करता है कोई भी जगह, एट एनी पॉइंट इनसाइड द मटेरियल। तो बच्चों मेरा आपसे एक विनती यह है कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड शेल पढ़ेंगे तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। वो तीनों चीज एक साथ आएगा। वो तीनों चीज क्या है बच्चों? केस नंबर 1 पे हम लिखेंगे हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, शेल। तो हम हॉलो को लिखते हैं, हॉलो स्फीयर को एक शब्द में लिखते हैं शेल। तो हम लिखेंगे शेल कंडक्टिंग, शेल नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों केस में बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग एक सिलिंड्रिकल चार्ज्ड बॉडी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए थे, वैसे ही हम लोग स्फीयर के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि एक क्यू मेरा एक शेल है क्यू। हो सकता है कि सॉलिड कंडक्टिंग भी हो, जिसका खासियत, तीनों का एक ही खासियत है, क्या है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल। इन तीनों के खास बात क्या है बच्चों कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो बच्चों मान लो कि टोटल चार्ज Q है और उसका रेडियस है R। टोटल चार्ज Q है और उस स्फीयर का रेडियस है R। इससे R डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट है P। तो इस पॉइंट पे व्हाट विल बी EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा वही हम निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो बच्चों आपको बोला था कि एक पॉइंट चार्ज के केसेस में मेरा गॉसियन सरफेस होता है एक स्फीयर, वैसे ही एक
स्फेरिकल सरफेस के लिए मेरा गॉसियन सरफेस होता है स्फेयर इटसेल्फ। जैसे कि लीनियर चार्ज के लिए मेरा गॉसियन सरफेस होता है मेरा सिलेंडर, वैसे सिलिंड्रिकल चार्ज सरफेस के लिए मेरा गॉसियन सरफेस होता है बच्चों सिलेंडर इटसेल्फ। तो बच्चों अगर आप P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो गॉसियन सरफेस P पॉइंट से पास करेगा। क्या करेगा? P पॉइंट से पास करेगा, गॉसियन सरफेस P पॉइंट से पास करेगा। तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, एक स्फेयर की तरह नहीं दिख रहा, फिर भी इसको एक स्फेयर की तरह आप इमेजिन करो। आप जब नोट लिखोगे तो इसको स्फेयर लिखना। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, मैं पहले क्षमा चाहता हूं। तो ये थोड़ा सा ड्राइंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है मेरा, बट ओवरऑल चीजें आपको समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इस P पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कैसे निकालेंगे हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ तो हमको पता है कि E डॉट dA इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट, Q नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। फिर से गॉस लॉ को हम समझ लेते हैं कि इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ उसका जो P पॉइंट जितना स्मॉल एरिया पे, एक पॉइंट को एरिया नहीं होता, एक बहुत छोटा सा एरिया पे वो सिचुएट होता है, जितना भी छोटा एरिया हो चलेगा, उस एरिया पे उस एरिया का जो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ट्रीट होता है, उस एरिया वेक्टर P पॉइंट का जो एरिया वेक्टर है और उस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब वैसे ही गॉसियन सरफेस में हर एक पॉइंट के लिए जो E डॉट डी आएगा उसका टोटल समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। मतलब हर एक केसेस में छोटा छोटा पॉइंट लेकर E डॉट डी करोगे और हर एक को समड अप करोगे, ऐड अप करोगे तो ओवरऑल चीजें सेम आएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन इज द मेथड ऑफ समेशन वो भी बोलते हैं। तो वो व्हिच इट विल बी इक्वल्स टू Q नेट बाय इप्सिलॉन। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर आपके अंदर जितना चार्ज रखा हुआ है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट की जगह हम इप्सिलॉन भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, टाइप ऑफ द मीडियम। अगर आपके पास वाटर है तो इप्सिलॉन लिखो, अगर आपके पास फ्री स्पेस है, वैक्यूम है और एयर है तो इसकी जगह इप्सिलॉन नॉट लिखो। खैर तो छोड़ो। अब एक चीज आपको हमने बोले थे, तो बच्चों मैंने बोला था कि E डॉट dA इक्वल्स टू Q नेट बाय इप्सिलॉन नॉट, आपको समझा दिया। तो बच्चों एक चीज बोलो कि अगर मेरा गॉसियन सरफेस रेडियली आउटवर्ड है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों सरफेस के लिए मेरा गॉसियन सरफेस के लिए मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों इसके पास जो स्मॉल छोटा सा एरिया वेक्टर dA कंसीडर किया तो dA की वजह से मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों रेडियली आउटवर्ड dA। तो बच्चों E एंड dA अगर पैरेलल है, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है और cos थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो बच्चों हम कर सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? किसका? E इसको लिख सकते हैं E इंटू A dA, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि cos थीटा हो गया 0। तो बच्चों E इंटू dA, तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dA। अब E क्या है? E मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में बोला था गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करो जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग हो सकता है पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे कि मान लो बच्चों ये जो स्फीयर है, स्फीयर के केसेस में डायरेक्शन तो हर जगह ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दैट विल बी कांस्टेंट। तो बच्चों मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, अच्छा ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू 1 as थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो बच्चों हम ये बताओ कि E का वैल्यू अगर बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? E इंटू A इक्वल्स टू Q नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। तो E हो जाएगा बच्चों Q नेट। अंदर का चार्ज कितना है बच्चों? Q।
और इप्सिलॉन नीचे क्या है बच्चों, इप्सिलॉन नॉट, एंड ये क्या है, एरिया क्या है, ए, एरिया क्या है, ए। तो बच्चों क्यू और ये एरिया क्या है बच्चों, एरिया कौन सा एरिया है, गॉसियन एरिया, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो बच्चों हम इस जो एरिया है, एरिया की जगह लिख सकते हैं कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड ये जो क्यू है, क्यू किधर है बच्चों, सरफेस के ऊपर है, तो हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले वीडियो में बोला था, आप लिंक पे देख लेना कि जो मैंने बोला था कि सिलिंड्रिकल चार्जेस के लिए सरफेस के ऊपर अगर चार्ज रखा हुआ है, उस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों क्यू उसके सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल होगा, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब चार्ज इस स्फीयर के आउटर मोस्ट सरफेस पे रखा हुआ है, चार्ज इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे रखा हुआ है, तो बच्चों इसका क्यू का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो होगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो दोनों को काट कूट के हमें मिलेगा बच्चों कितना, काट कूट के मिलेगा बच्चों सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये होगा मेरा E का वैल्यू, और E will be proportional to 1 upon r square, E will be proportional to 1 upon r square, E will be proportional to 1 upon r square। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जितना हम बाहर की तरफ, जितना बच्चों हम बाहर की तरफ जाएंगे वैसे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ कम होता जाएगा। मतलब बच्चों आर कैपिटल आर से जितना दूर होगा उतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते एकदम एट ई आर टेंड्स टू इंफिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। और बच्चों एक चीज देखो कि एट उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली उसके सरफेस के ऊपर अगर आर की जगह, कैपिटल आर की जगह अगर स्मॉल आर की जगह अगर कैपिटल आर रख देंगे तो बच्चों आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, काट कुट के आ जाएगा इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये है था मेरा जनरल फॉर्मूला, वेयर सिग्मा का वैल्यू कितना है बच्चों, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ज्यादा सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज कांस्टेंट, मतलब चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये बोला था ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट रख के काम करेंगे, तो इसीलिए सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट था, आर भी कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज assumed to be constant, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्फीयर चूज कर लिया, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपको निकालना है, कोई भी r पॉइंट को वैरी करते हुए। तो वैरी हम किसको करेंगे, r पॉइंट को, बट कोई भी अगर पर्टिकुलर पहले किसके चार्ज, कौन से स्फेरिकल चार्ज जिसके ऊपर आप कंसीडर करेंगे उसके पहले तो स्फीयर को कंसीडर करना पड़ेगा ना, कौन से स्फीयर लेकर हम काम करेंगे, तो r रेडियस को तो कंसीडर पहले करना ही पड़ेगा। पहले हमने स्फीयर चूज किया, उसके ऊपर चार्ज दिया, फिर हम देखेंगे कि उसका फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो मेरा ये सिग्मा और r दोनों कांस्टेंट है, इप्सिलॉन जो मीडियम अगर चेंज नहीं करोगे तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा बच्चों, ओनली r को वेरी करके हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, ओनली वेरिएबल इज r। तो बच्चों E का एक और फॉर्मूला भी देखते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला पे पहले आते हैं। E का फॉर्मूला है कितना बच्चों, Q बाई इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया का जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया के जगह हम लिख सकते हैं बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या लिखेंगे, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो, ये जो फॉर्मूला आया, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, बट ये वाला फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्या ऐसा, ये वाला फॉर्मूला वो है, अगर एक पॉइंट चार्ज Q है उससे r डिस्टेंस दूर पे हम लिख सकते, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है फ्रॉम द कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो सेम आता है ना, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। तो बच्चों सेम फॉर्मूला क्यों आया, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि बच्चों की चार्ज स्फीयर में अगर सरफेस में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखा हुआ है, तो इसके सरफेस में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखा हुआ है तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एट द सेंटर, मतलब कुछ Q नंबर ऑफ Q चार्ज जिसको अपने छोटा छोटा चार्ज मिक्स करके, जो छोटा छोटा चार्ज अगर एक्यूमुलेट करके अगर अपने सरफेस पे रखा यूनिफॉर्मली, उसको चार्ज को सबको पकड़ के उस
उसी स्फीयर को हटा के उसका सेंटर पॉइंट पे रख दोगे, एक पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज उसी सेम अमाउंट ऑफ क्यू चार्ज को अगर सेंटर पे रख दोगे तो उससे r डिस्टेंस दूरी पे आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इससे लगता है कि ये वाला स्फेरिकल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट और पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट बराबर है। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, जो क्यू चार्ज को एक स्फीयर के सरफेस में चारों तरफ रखोगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चों, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर एक स्फीयर का सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज को रख दो और उसके r डिस्टेंस दूरी पे, एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है q by 4 pi epsilon naught into r square। तो बच्चों ये जो पॉइंट सेंटर पे q चार्ज और आउटर मोस्ट सरफेस में q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर, बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान पे रखना। तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि r अगर लेस देन r है तो क्या करेंगे बच्चों, r अगर रेडियस अगर लेस देन r है तो क्या होगा बच्चों, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये पार्ट अभी खत्म हो चुका है कि E इक्वल्स टू q by 4 pi epsilon naught r square, ये भी लिख सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, q इक्वल्स टू सिग्मा r square by epsilon naught into r square, ये भी देख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। तो अरे यार, तो बच्चों हम नेक्स्ट केस में देखेंगे बच्चों कि एक स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, उससे सेंटर पे r डिस्टेंस दूरी पे, सेंटर पे r डिस्टेंस दूरी पे, ये मान लो मेरा स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज इक्विवेलेंट रखा हुआ है, इसके ऊपर चार्ज इक्विवेलेंट रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूं, यूनिफॉर्मली रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज रखा हुआ है। और उसके वजह से कोई भी एक, इसका रेडियस है कैपिटल R और इसके वजह से एक स्मॉल सेंटर से एक स्मॉल डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा यूजिंग गॉस लॉ। तो बच्चों कैसे देखेंगे, E डॉट dA इक्वल्स टू Q नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, उसके केसेस में P पॉइंट को टच में करते हुए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो जो कि इटसेल्फ एक स्फीयर है, पहले हमने देखा था। तो अगर स्फीयर है बच्चों तो इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, तो वेक्टर को थोड़ा पैरेलल शिफ्टिंग करके पीछे लेके जाओ। और इधर देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन पे, ये E का डायरेक्शन है, ये A का डायरेक्शन है, DA का डायरेक्शन है। ठीक है, ये DA वेक्टर का डायरेक्शन है और ये E का डायरेक्शन है। अब दोनों डायरेक्शन देखो पैरेलल है, दोनों डायरेक्शन पैरेलल, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस केस में बच्चों, और एंड एक चीज पहले बताना भूल गया, वो क्या है, एज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट comes out on the Gaussian surface will also be uniform in nature, uniform in nature। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म नहीं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। एट गॉसियन सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, रेडियली आउटवर्ड हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये चीज याद रखना, एट गॉसियन सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो बच्चों ये अगर E डॉट A वेक्टर का पैरेलल वेक्टर है, E एंड DA वेक्टर पैरेलल है, एंड E वेक्टर इज constant in magnitude on the Gaussian surface, on that case this formula can be written as E into A equals to Q net by epsilon naught। अब बच्चों इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो बताओ, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब Q net equals to 0। What does that imply? E into A equals to 0 by epsilon naught, or E equals to 0 by epsilon naught into A equals to 0, or E equals to 0, और E equals to 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोई भी अगर एक तीनों तरफ के कोई चीज ले लो, क्योंकि एक शेल कंडक्टिंग, शेल नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों केसेस में बच्चों
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट्स रेडियस आएगा, इनसाइड द सेल आएगा, वो होगा 0, एंड आउटसाइड द सेल आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q by 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, और वैरी करेगा प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, केस में क्या होता है बच्चों। तो बच्चों अभी हम देखेंगे E वर्सेस R का ग्राफ देखेंगे इन केस ऑफ सेल और हो सकता है कि सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों को एक साथ क्यों लिखा फिर से बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों का सेम प्रॉपर्टी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। इसका ये तीनों खास पॉइंट से तीनों का कॉमन पॉइंट है, इसलिए हमने लिखा। तो E वर्सेस R का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो कुछ ऐसा आएगा। E वर्सेस R का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। E वर्सेस R का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये है मेरा R, हाँ ये मेरा R है, तो ये मेरा R है। तो R से मेरा सबसे ज्यादा R रेडियस स्फेरिकल सरफेस के एकदम ऊपर में, जब तक स्फेरिकल सरफेस पे इनसाइड का कोई पॉइंट ले लो उसके अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा, अंदर तक 0। बट जब भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट चूज करोगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ के आ जाएगा कितना, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और वो कैसे वैरी करेगा बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। कैसे वैरी करेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। और E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर वैरी करते हुए एकदम एक्सट्रीम तक चला जाएगा। एट इंफिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर, मतलब कंपेयर टू इट्स रेडियस, अगर r का वैल्यू हम लिया बहुत दूर पे, एट r टेंड्स टू इंफिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0। तो बच्चों ये जो मेरा केस है ये है मेरा चार्ज स्फीयर का केस, हुज चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। अभी हम देखेंगे कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज सच दैट इट नेवर हेल्प्स टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, और इट इज कंसिडर्ड एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर का काम होता है बच्चों कि कोई भी जगह पे अगर इंसुलेटर के पास कोई भी एक पॉइंट पे चार्ज आ जाए, वो चार्ज को दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंचने देता, उस चार्ज को उधर ही अटका के रखता है, उधर ही रोक देता है। और कंडक्टर क्या होता है बच्चों, अगर कंडक्टर के एक साइड पे कोई चार्ज टकरा गया, चार्ज के कांटेक्ट में आ गया, तो कंडक्टर उसको चार्ज को खींच के कंडक्टर के दूसरी एंड पे लेके जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ट्रांसफर करने वाले प्रॉपर्टी आता है कंडक्टर के अंदर, और जिसके पास उल्टा प्रॉपर्टी है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मदद नहीं करता, उल्टा उसी जगह पे रोक के रखता है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और सॉलिड नॉन कंडक्टर को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। सॉलिड नॉन कंडक्टर को हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कैन बी सॉलिड कंडक्टर का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि और इंसुलेटर। और एक चीज याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कैन बी लिक्विड, कैन बी गैसेस आल्सो। डाइलेक्ट्रिक कैन बी लिक्विड एंड गैसेस आल्सो। तो बच्चों इसके केस में हम नेक्स्ट सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के चारों तरफ चार्ज है, सरफेस के अंदर चार्ज है, उस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो पे हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक और पिछले जो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि एक जो स्फीयर के बारे में बात किया था उस पे, और इसमें अंदर क्या है बच्चों, उस पे चार्ज था ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, और इस पे क्या है, चार्ज कैन बी एनीवेयर विद इन इट्स वॉल्यूम। तो इस पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले चार्ज था सरफेस में तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा लिया था। सरफेस अगर लीनियर पे है, अगर एक स्टिक के ऊपर है और ऑन दिस लेंथ के ऊपर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। अगर चार्ज सरफेस में है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। अगर चार्ज उसके वॉल्यूम पे है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, कुछ भी ले लो। तो बच्चों फिर से हम लोग हमें क्या करना है,
हमें करना है कि अगर एक r रेडियस का एक बड़ा सा डाइलेक्ट्रिक आपके पास है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली सिचुएटेड है, उसके पूरा वॉल्यूम पे चार्ज यूनिफॉर्मली सिचुएटेड है, और उसके वजह से बच्चों चार्ज यूनिफॉर्मली सिचुएटेड है, और उसके वजह से बच्चों कि एट ए डिस्टेंस r, उसके वजह से बच्चों एट ए डिस्टेंस r पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर। r पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग गॉस लॉ हम निकालेंगे। तो बच्चों ये जो r दूरी पे जो मेरा स्फीयर है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के केसेस में गॉसियन सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अभी हमें देखना है बच्चों क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ड्यू टू दिस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, जैसे इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, तो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड। और बच्चों ये गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इस तरफ। इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इस तरफ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इस तरफ। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल, सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, cos थीटा इक्वल्स टू 1, एंड ड्यू टू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो E इज कांस्टेंट इन गॉसियन सरफेस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है गॉसियन सरफेस में, क्योंकि गॉसियन सरफेस इज आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया एक स्फीयर को, स्फीयर के ऊपर एक कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट P पे, मान लो ये पॉइंट P है, उस पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला E डॉट dA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल्स टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट dA इक्वल्स टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हो जाएगा ड्यू टू A एंड A आर पैरेलल एंड E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो दैट इज व्हाई इसको हम लिख सकते हैं क्या, E into A इक्वल्स टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, E into A इक्वल्स टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब q नेट की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ये है चार्ज किधर सिचुएटेड है, वॉल्यूम के ऊपर, तो होगा बच्चों ये मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लिखेंगे इस r स्फीयर के वॉल्यूम के ऊपर चार्ज है, तो हम इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब, एंड पार इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो बच्चों q नेट की जगह लिख सकते हैं क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना स्फीयर मौजूद है, तो स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है q, और q का वैल्यू कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 r क्यूब, प्रोवाइडेड दैट रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट। क्वेश्चन पे बोला गया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर, तो रो इज कांस्टेंट। तो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, और बच्चों ये जो एरिया हो गया बच्चों, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, गॉसियन सरफेस का एरिया होगा 4πr², 4πr²। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो बच्चों कट कुट क्या में मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो होगा रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r², रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r², रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/r², ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/r², ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा बच्चों 1/r²। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² मतलब क्या, ये दिस कर्व विल, जितना दूर जाओगे r पॉइंट से दूर, जितना दूर जाओगे उतना ही बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा, और इनफिनिट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज बताओ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो फॉर्मूला था, वो पहले वाले का था ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका सरफेस पे ऊपर था, स्फीयर के सरफेस के ऊपर था, जो स्फेरिकल शेल के बारे में जब बात किए थे, तो उसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट एट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज r ग्रेटर देन r सेम रहा था ना, दोनों फॉर्मूला सेम था ना, दोनों फॉर्मूला सेम था। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे बच्चों की डाइलेक्ट्रिक और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का कोई भी पॉइंट इनसाइड इट्स रेडियस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर से r स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस
पॉइंट P सिचुएटेड एट स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए आपको यूजिंग गॉस लॉ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, P पॉइंट से टच करते हुए एक छोटा सा स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि है मेरा गॉसियन सरफेस। ये है मेरा डॉटेड लाइन है मेरा गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चों, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस में क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना कि इस केस में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, स्फीयर का रेडियली आउटवर्ड। और बच्चों इधर जो चार्जेस है, चार्ज की वजह से मेरा जो स्फेरिकल चार्ज है, इसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड आल्सो। कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, तो हम बोल सकते हैं E वेक्टर एंड DA वेक्टर, E and DA वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल, so theta equals to 0 degree and cos theta equals to 1। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA को हम लिख सकते हैं बच्चों Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों लिख सकते हैं कितना, E डॉट A को लिख सकते हैं E into A equals to Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये एरिया वेक्टर को हम क्या लिखेंगे बच्चों, गॉसियन एरिया वेक्टर, ये जो एरिया है E डॉट A that will be measured on the surface, on the Gaussian surface। तो गॉसियन सरफेस मतलब क्या बच्चों, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों क्यू नेट क्या होगा, क्यू नेट क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यू नेट कितना होगा। तो बच्चों एक बार देख लो कि मेरा कौन सा चीज कांस्टेंट है बच्चों, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना था, क्यू। बच्चों स्फीयर हम इस पे as the charge is uniformly distributed all across the sphere, so we can tell that जो इतना वॉल्यूम पे मेरा टोटल स्फीयर के वॉल्यूम पे क्यू चार्ज है, तो एक छोटा सा स्फीयर का जो एक वॉल्यूम हम ट्रीट करेंगे उस पे कितना चार्ज है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये जो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है उस पे क्यू चार्ज है। तो बच्चों हमें स्मॉल गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज मिलेगा बच्चों, 4/3 इंटू स्मॉल आर क्यू, इस पे कितना चार्ज मिलेगा बच्चों, Q/4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यू। तो ये मेरा कैलकुलेट करके आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरा Q इंटू आर क्यू बाई आर क्यू, Q इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा Q इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कितना, आर स्क्वायर काट के आ जाएगा आर, तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और ये वाला फॉर्मूला भी मेरा वैलिड होगा। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर नीचे 3 और इधर भी 3 कॉमन लेते हैं, तो बच्चों इसको हम क्या बोल सकते हैं, Q/4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम पे ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला मेरा सबसे खास है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ही पिछले से इसको अलग करता है, क्योंकि बाहर आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर दोनों फॉर्मूला ही सेम था। पहले वाले केसेस में केस नंबर बी और केस नंबर ए दोनों पे सेम था, पर ये केस इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, सेंटर पे तो कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज सेंटर के पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब सेंटर पे जीरो। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, नो चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से जितना r डिस्टेंस दूर जाओगे उतना ही मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा। कितना कैसे वैरी करेगा बच्चों, उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं क्या, इससे ये कंक्लूजन आता है बच्चों कि E प्रोपोर्शनल टू R। हमने ये क्या किया कि कोई डाइलेक्ट्रिक का, कोई रेडियस का, सरफेस का, सॉरी कोई डाइलेक्ट्रिक के सरफेस का कोई अंदर का पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रेडियस का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों,
रेडियस का प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हम बच्चों E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों अभी हम E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों हम डाइलेक्ट्रिक के केसेस में E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। बच्चों E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे, E वर्सेस R। तो बच्चों ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मेरा R रेडियस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सरफेस तक मेरा R, मान लो कि रेडियस है मेरा कैपिटल R, रेडियस मेरा कैपिटल R है। तो बच्चों जब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R है स्मॉलर लेस देन कैपिटल R, जब के स्मॉलर लेस देन कैपिटल R हो तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू R। तो हम लिख सकते हैं कि जब R से छोटा कोई डिस्टेंस हो, R का वैल्यू, R वेरिएबल को हमने एक्स एक्सिस का ले लिया, तो एक्स एक्सिस का R जब R से छोटा है तो बच्चों E प्रोपोर्शनल टू R। अब E प्रोपोर्शनल टू R होता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका ग्राफ होता है बच्चों कैसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपको पता होगा। तो उसके बाद जब R ग्रेटर देन R होता है बच्चों, तब E होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² होता है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है बच्चों, मतलब धीमे धीमे घटते एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगा। पहले घटना ज्यादा होगा, बाद में घटना थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो घटते घटते एक टाइम R इज टू इंफिनिटी में, R टेंड्स टू इंफिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों जीरो। तो फर्क सिर्फ इसमें है, R जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो पहले वाले केस का और इस वाले केस में मेरा कर्व सेम है। पर जब R लेस देन R है तो इस वाले केस में कोई भी कुछ भी नहीं था, पूरा जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। तो इस केस में मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यही मेरा इस पहले कि ए नंबर टॉपिक और बी नंबर टॉपिक में यही फर्क था। और यही मेरा ये सारा चीजें बोर्ड पे बहुत आ सकता है, बोर्ड पे आता है। ये सिलिंड्रिकल चार्जेस के लिए और स्फीयर के लिए दोनों केसेस में हम लोग सेम चीज आता है। देखा ग्राफ देखोगे तो दोनों केसेस में ग्राफ का वैल्यू सेम आता है, बाकी कांस्टेंट का वैल्यू ओवरऑल दोनों केसेस में ही चेंज हो सकता है। पर जो E प्रोपोर्शनल टू R एंड E प्रोपोर्शनल टू 1/r² सिलेंडर के केसेस में और स्फीयर के केसेस में, दोनों केसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इधर आपको हमारा बराबर थ्योरी खत्म होता है। अगर इसके बाद जितना भी आपका जो क्वेश्चंस होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि बेस्ट न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डालें। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर्स पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर्स बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की तरह ही बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। जो भी क्वेश्चंस है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, क्वेश्चन जो भी है जो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो।